ये वीडियो हिस्ट्री का है और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया। ठीक है, 26 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947। तो ध्यान दें कि जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, जबकि अगर भारत की बात करता तो इसका आंसर हो जाता 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। ये भी आप याद रखें। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न ये है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया। तो शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है ना, और इसमें जो शेर शाह जो है वो हुमायूं को क्या करता है, पराजित करता है। हुमायूं कौन था? तो हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था। ठीक है, और बाबर का पुत्र क्या नाम था? तो अकबर, और अकबर के पुत्र क्या नाम था? जहांगीर। ठीक है ना, इस तरह से हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न ये है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन होता था वो एक राजा अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए, अपनी शाही संप्रभुता के लिए आयोजन करता था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए नंबर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का कभी कभी अर्थ पूछा जाता है, तो याद रखें इसे मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ढूंढा जाने वाला एक प्रमुख स्थल है। इसकी जो जानकारी हुई थी 1922 में हुई थी। ठीक है ना, याद रखें मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मुर्दों का टीला होता है और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है हमारा कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक शहरी सभ्यता थी, याद रखें, और इसमें जो मोहरे की बात की जाती है तो वो मोहरे सेल खड़ी की बनाई जाती थी। ठीक है ना, प्रश्न संख्या 6 नंबर कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, और गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए तो वो श्रीगुप्त थे। ठीक है ना, ये भी इसे याद रखें। तो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है हमारा कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ठीक है, मगध, अवंती, कौशल, गांधार। याद रखें बच्चे कि एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इतिहास में कुल कितने महाजनपदों का वर्णन मिलता है? तो 16। ठीक है, और 16 में से जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध। ठीक है ना, याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अशोक का अगर अंतिम युद्ध पूछा जाए तो ये याद रखें कलिंग विजय। ठीक है ना, कलिंग कहाँ है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है ना, उसका पुराना नाम उड़ीसा का कलिंग था। ठीक है, और ये जो अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में लिखवाया था अपने कलिंग विजय की गाथा के बारे में। ठीक है ना, तो याद रखें कि अपने जो कलिंग विजय की जो वर्णन मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक कौन था? तो अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम था अशोक। याद रखें, तो इस तरह से अशोक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र होता है। ठीक है, और बिंदुसार का पुत्र होता है। ठीक है, मौर्य वंश का एक राजा था अशोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी बच्चे वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखें। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पुस्तक है, इसे भी आप याद रखें। ठीक है ना, राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 है हमारा कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। तो वज्जी कई संघों को मिलाकर बना हुआ था और इसलिए वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गण संघ कहा गया है। वज्जी 16 जो महाजनपद है वो 16 महाजनपदों में से एक है। ठीक है, हम बात करेंगे 11 नंबर कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो हुई थी वो उदयन के द्वारा की गई थी। उदयन हर्यक वंश का राजा था। ठीक है ना, याद रखें। अगला मेरा प्रश्न ये है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो कौरव में और पांडव में हुआ था, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो युद्ध जीता था वो पांडव जीता था। ठीक है ना, याद रखें। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं कि अम्बा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो ये जो था ये विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। ठीक है ना, एक तरह से यहाँ पर अम्बा अंबिका होना चाहिए, क्योंकि अम्बा की बात हम जब करते हैं तो अम्बा, अंबिका और अंबालिका इन तीनों को काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थी और तीनों पुत्रियों को भीष्म जो है अपने साथ लेकर आए थे, अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से विवाह करवाना चाहते थे। ठीक है ना, तो याद रखें इस तरह से मेरा जो आंसर होना चाहिए वो विचित्रवीर्य होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 नंबर है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो थी वो पांडवों की पत्नी थी। ठीक है, तो पांडवों में अर्जुन, युधिष्ठिर, सहदेव सब आ जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो कुल महाभारत में अगर पूछा जाए कि कुल पर्व कितने हैं तो 18 पर्व है। ठीक है, महाभारत कितने दिनों तक चला था अगर ये पूछा जाए तो ये भी याद रखें 18 दिनों तक चला था। पूछा जाए कि आपसे कि पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या भी 18 है। ठीक है ना, इसे याद रखें। तो ये कह रहे हैं कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा सी नंबर, शांति पर्व। आपने सुना होगा वर्ण व्यवस्था की बात कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है ना, अगला मेरा प्रश्न ये है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो जो सांची का स्तूप है बच्चे वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, सांची कहां पड़ता है तो मध्य प्रदेश में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है ना, तो ये जो श्वेतांबर है, दिगंबर है, एक होता है हीनयान और महायान। वो जो था आपका हीनयान और महायान वो बौद्ध धर्म से हो जाएगा, लेकिन जो श्वेतांबर और दिगंबर की बात की जाती है ना तो वो हो जाएगा आपका जैन धर्म से। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे, याद रखें बच्चे। ठीक है, 19 नंबर मेरा प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर होना चाहिए पाली में। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 नंबर की बात हम करते हैं कि कुंडल वन यानी कश्मीर में जो पड़ता है, चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। तो जो पहला बौद्ध संगति जो हुई थी, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी बच्चे, याद रखें। और जो पहला हुई थी वो अजात शत्रु के समय में हुई थी पहला, और दूसरा जो हुआ था वो अशोक के समय हुआ था, कालाशोक। और जो तीसरा हुआ था वो अशोक के समय में, और जो चौथा हुआ था वो कनिष्ठ के समय में हुआ था। तो हमसे पूछा है चतुर्थ। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी नंबर यानी कनिष्ठ। अगर पहला पूछता तो अजात शत्रु, और दूसरा पूछता तो कालाशोक, और तीसरा पूछता तो अशोक हो जाता। ठीक है, अब हम 21 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 प्रश्न ये कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है। तो याद रखें बच्चे कि हीनयानी पुस्तकें जो है, पहली बात यह है कि ये हीनयान महायान का जो संबंध होता है वो बौद्ध धर्म से होता है। तो हीनयानी जो पुस्तकें हैं वो बौद्ध पाली भाषा से संबंधित है, याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये भाषा पूछा है, लैंग्वेज पूछा है, धर्म आपसे नहीं पूछा है, तो पाली भाषा से। ठीक है, 22 नंबर मेरा प्रश्न ये कि महावीर स्वामी की जो पुत्री थी अनुज्या प्रियदर्शना, उनका विवाह किससे हुआ था। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आपको पता है, और ये वास्तविक तीर्थंकर भी माने जाते हैं। ठीक है ना, और जैन धर्म
की बात हम करते हैं तो जैन धर्म को अगर आगे किसी ने बढ़ाया है तो वो आपने महावीर स्वामी को ही आपने सुना होगा। इसीलिए इनको महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी जाती है। और इनकी जो पुत्री का नाम पूछे तो अनोजिया प्रियदर्शना, ये भी आप इसे याद रखें। और इनकी जो शादी हुई थी जमाली से हुई थी, ठीक है ना, याद रखें आप। अगला प्रश्न है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो जो अलबरूनी था वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है ना। महमूद गजनवी ही था जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये भी याद रखें। और अलबरूनी कई भाषाओं का भी जानकार था, ये आपको पता होगा। 24 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो ये भारत पहुंचा था 17 मार्च 1498 को, ठीक है ना। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर मेरा प्रश्न है कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीजों को असामान्य माना है वे हैं तो दूध, अंडे, नारियल, पान, पपीता तथा टमाटर, खरबूज तथा तरबूज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर, नारियल तथा पान। आपने इब्न बतूता का नाम सुना होगा। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था जो कि 1333 में भारत आया हुआ था, ठीक है ना। और ये नारियल तथा पान से बड़ा ही मतलब कि असामान्य वो आश्चर्यचकित हुआ, इन दोनों से प्रभावित हुआ, नारियल से और इससे पान से हुआ था, ठीक है। इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है रेहला। कभी कभी ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता। इब्न बतूता जो कहता था कि किताबी ज्ञान से ज्यादा ज्ञान जो है वो घूमने फिरने से मिलता है, यानी यात्रा करने से मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो था वो यूनान का राजदूत था, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया है, ये भी आप इसे याद रखें। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया हुआ था, ठीक है, याद रखें। आईने अकबरी किसने लिखा है? ठीक है ना। तो आईने अकबरी जो है इसका जो लेखक है वो अबुल फजल है। अबुल फजल जो है अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक थे, ठीक है, नवरत्नों में से एक थे कौन? अबुल फजल, ठीक है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू एंड नीमा नाम के व्यक्तियों ने किया था, ठीक है ना। दंपति आप बोल सकते हैं क्योंकि वो पति पत्नी थे, है ना। 29 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में महिला संत थी। तो महिला संत थी, मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराईकल भी थी, ठीक है ना। मीरा जो राजस्थान में और अंडाल और कराईकल जो है ये दक्षिण भारत में। मीरा जो थी वो कृष्ण की दीवानी थी, ये आपका बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंडाल जो थी वो विष्णु, भगवान विष्णु की, और कराईकल शिव की, ठीक है ना। इसे भी आप याद रखें। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी नंबर होना चाहिए। 30 नंबर है कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बन रहे थे। तो दक्कन में चोल शक्तिशाली बन रहे थे 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, ठीक है ना, याद रखें आप। 31 नंबर ये है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वल्लभाचार्य को कहा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर सवाल है कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? तो इनका जो संबंध था वो चिश्ती सिलसिले से था, ठीक है ना, याद रखें। यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, याद रखें, चैतन्य महाप्रभु थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ठीक है ना। और बाबर के बाद इसका बेटा बना हुमायूं, और हुमायूं का बाद इसका बेटा बना अकबर, और अकबर के बाद इसका बेटा बना जहांगीर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बढ़े आगे। अगला मेरा प्रश्न ये है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि विजयनगर का जो महानतम शासक था वो थे कृष्णदेव राय, ठीक है ना। कृष्णदेव राय के ही दरबार में तेनालीराम रहा करते थे, ये भी याद रखें। जिस तरह से अकबर के दरबार में बीरबल रहा करते थे वैसे ही कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कहानियां भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो सबसे छोटी पूछा है तो याद रखें बच्चे ऊर होगा, ठीक है ना।
37 नंबर है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, तो ये हुआ था कर्नाटक में, ये दक्षिण भारत में ये शासन ये जो वंश था ये दक्षिण भारत में चल रहा था, तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कर्नाटक होगा। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये हम्पी में है, जो कि कर्नाटक का आप बोल सकते हैं। ठीक है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है G.S. लिवी देव को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासन काल में आया था, तो ये आया था आपका कृष्णदेव राय के शासन काल में आया था। ठीक है, कृष्णदेव राय। तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, तो तेनालीराम का जो संबंध है वो विजयनगर के राजवंश से है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये 5 भागों में विभक्त है। ठीक है ना। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है, जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी, तो वो थी चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, तो ये जो होती है आपका ये जो खरीफ फसल है, ठीक है, ये किस ऋतु में होती है, तो आप इसका कमेंट में आप जवाब दें कि ये खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल में आपको पता होगा कि इसमें आ जाता है चावल, है ना, चावल आ जाता है, मक्का आ जाता है, खरीफ फसल, और आपको कमेंट में बताना है कि किस ऋतु में होती है। ठीक है। पेस्टस का क्या अर्थ होता है, तो पेस्टस का जो अर्थ होता था वो एक तरह से मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट होता था। ठीक है ना, याद रखिए। 46 नंबर मेरा सवाल है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की, तो वो सम्राट का नाम था अकबर। ठीक है ना, याद रखें अकबर था, अकबर के ही दरबार में नवरत्न रहा करते थे, और अकबर हुमायूं का पुत्र था। ठीक है ना, और अकबर का पुत्र का नाम जहांगीर था, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला मेरा प्रश्न ये है 47 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो ये समाप्ति हुई थी 1918 में, यानी कि ए नंबर। ठीक है। अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो ये 1492 ईस्वी में कोलंबस जो था वो अमेरिका का पता लगाया, ऐसा कहा जाता है। और 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ठीक है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, जरूर याद रखें आप। 50 नंबर जो मेरा लास्ट प्रश्न है कि कोलंबस मूलतः किस देश तक का था, तो ये था पुर्तगाल का। ठीक है ना, याद रखें आप, जो कि अमेरिका की खोज की थी। धन्यवाद।